हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड तो आज के दिन के लिए हमने जो चैप्टर्स को चूज किया है वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। वो हमने लिया है लिक्विड्स, हमने लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मतलब वही आपका यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस वाला। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलैरिटी। ठीक है। हीट यानी हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री और थर्मोडायनामिक्स, यानी नॉर्मल जो थर्मोडायनामिक्स आप लोग सब जानते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक और चैप्टर लिया है जो है एसएचएम का। ठीक है। तो बाई चांस ऐसा है कि एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन 2017 से 2019 तक, 2017 से 2019 तक नहीं आया है ना। तो वो दो मतलब नहीं है। लिक्विड्स का भी एज सच कोई डायरेक्ट चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 से 19 में नहीं आया है। तो इसलिए इन दोनों के जो हैं वो हमें नहीं दिखेंगे। हमने पेपर 1 और पेपर 2 सारे ही यहाँ पर लिए हैं। ठीक है। तो चलिए मैं अब स्क्रीन शेयर करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस 2019 को जैसे काफी कठिन पेपर के तौर पे भी देखा गया था। इट वाज seen to be toughest in physics basically among the three subjects, physics, chemistry and maths. So 2019 paper was considered to be a little tougher. So मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, बट मुझे नहीं लगता कि एक आध क्वेश्चन कोई था जो टेढ़ा था। बाकी तो कोई क्वेश्चन ऐसा कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं था। ठीक है। बट मेन बात वही होती है कि जो उसे 1 घंटे में हम कर पाए वही सही होता है ना, वही इजी होता है। और जो हम इसे 1 घंटे में नहीं कर पाते हैं वो डिफिकल्ट होता है, राइट। तो अच्छा सा इसको करते हैं हम लोग। और इसको बढ़िया से करने के लिए आप लोग क्या करें कि खुद भी पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को जो इतने टॉपिक से लिए गए हैं उनको करें। ठीक है। सो आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ विच विल हैव द क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है, इससे ही हम शुरुआत कर रहे हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। और इसी से बात जो है वो शुरू की जाती है आज के इस सेशन में। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे ये 2017 का प्रॉब्लम। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 2017 का प्रॉब्लम है, जिससे कि किसी को ध्यान, क्योंकि हमने तो कॉपी पेस्ट किया है। A flat plate is moving normal to its plane through a gas under the action of a constant force capital F. The gas is kept in at a very low pressure. The speed of the plate is V. The speed of the plate is V. जो speed किसकी है? प्लेट की जो है वो V है, is much less than the average speed U of the gas molecules. यानी जो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उसके कंपैरिजन में ये स्पीड जो है वो थोड़ी कम है, छोटी है, नेग्लिजिबल है। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर ट्रू। और एक कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि जो हमने 2017 से 19 के इन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए, जब मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो मोर देन वन करेक्ट हैं। तो ये जो सेगमेंट है इससे तो खूब सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये बात तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने अभी, मैंने और श्यामोहन भैया ने सेशन लिया था तो आपको बताया था कि जो नॉन मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे पेपर काफी कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है। और मोर देन वन के लिए हमने आपसे उस दिन भी बात की थी। हो सकता है जो बच्चे कुछ आज इस समय बैठे हो वो उस दिन वाले सेशन में ना हो, कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन का फंडा सॉल्व करने का यही है कि उसको आप 4 क्वेश्चन के बराबर मानिए और चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए अलग अलग। ठीक है। तो वही काम हम लोग बेसिकली करते हैं। चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें एक प्लेट है जो एक गैस के अंदर मूव कर रही है और प्लेट जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है। तो अब देखते हैं जरा कि हम लोग इसको कैसे अप्रोच करें और किस तरीके से। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, देखा जाए। ये हमारी प्लेट हो गई। ठीक है। और ये प्लेट जो है ये मान लीजिए मैंने ऐसे चला दी v वेलोसिटी से, और जिस चैम्बर के अंदर, जिस स्पेस के अंदर ये प्लेट है उस स्पेस के अंदर खूब सारी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से चल रहे हैं? u स्पीड से चल रहे हैं।
तो आगे की तरफ से मान लीजिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स इससे ऐसे आके टकरा रहे होंगे और पीछे की तरफ से गैस के मॉलिक्यूल्स इससे ऐसे आके टकरा रहे होंगे। इस तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आगे की तरफ जा रहे होंगे उससे टकराएंगे नहीं, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं। जो पीछे से पीछे की तरफ जा रहे होंगे वो भी प्लेट से नहीं टकराएंगे, उनकी भी बात खत्म हो गई। सिर्फ टकराएंगे कौन से, जो प्लेट ये है जिसपे इधर से आके कोई टकराए या इधर से आके कोई टकराए, वही मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं ना। बाकी तो आप समझ ही रहे हो कि नहीं टकराएंगे। अब आइडियल कंडीशन माननी पड़ेगी, यानी इलास्टिक कोलिजन आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, और ये तो जो काइनेटिक थ्योरी के असम्पशंस हैं वो खुद ही कहते हैं कि हम गैस का मॉलिक्यूल्स का कोलिजन को कैसा मानेंगे, इलास्टिक कोलिजन मानेंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए कि बड़ा सिंपल होता है, जब आपका सरफेस रेस्ट पर है, कोई चीज यू से आके टकराई और यू से वापस लौट गई, या वी से आके टकराई वी से वापस लौट गई, बट ये यहाँ पे जिस सरफेस से टकरा रही है वो रेस्ट पे नहीं है, वो खुद वी से मूव कर रहा है। तो आप किसके रिलेटिव देखोगे, इस प्लेट के रिलेटिव देखो, यानी आप प्लेट पे बैठ जाओ। अगर आप प्लेट पे बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि सामने से आने वाला जो मॉलिक्यूल है, जो वन साइड से आने वाला मॉलिक्यूल है, वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, u प्लस वी से, और टू साइड से आने वाला मॉलिक्यूल कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, u माइनस वी से, v माइनस u से, ठीक है। चलिए u माइनस वी से, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर कोई v से टकराता है और v से वापस आ जाता है तो उसका हम चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, mv माइनस ऑफ माइनस mv, क्योंकि डायरेक्शन पलट गई उसकी। पहले मान लीजिए डायरेक्शन नेगेटिव x में थी, फिर पॉजिटिव x में हो गई, तो फाइनल मोमेंटम आपने mv लिख दिया, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम माइनस mv, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2mv हो जाता है ना। तो सेम चीज यहां पर भी मोमेंटम चेंज वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो पुरानी बातें जो हम लोगों ने 11th क्लास के शुरुआत में पढ़ी थी उसकी बात कर रहे हैं और उसी से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सब लोग कुछ कुछ चीजें जानते हैं। एक चीज हम ये जानते हैं कि भैया प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आगे, वन मेरा फ्रंट वाला सरफेस हो गया और टू मेरा बैक वाला रियर वाला सरफेस हो गया, ठीक है। वन मेरा फ्रंट वाला सरफेस हो गया और टू मेरा जो है वो रियर वाला सरफेस हो गया। फ्रंट वाले सरफेस को ये लीडिंग सरफेस बोल रहे हैं और बैक वाले सरफेस को ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ट्रेलिंग सरफेस बोल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो लीडिंग सरफेस मतलब फ्रंट वाला सरफेस और ट्रेलिंग सरफेस मतलब बैक वाला सरफेस, राइट। अच्छा, तो जो चेंज इन मोमेंटम हमारा आ रहा है फ्रंट वाले सरफेस पे, डेल्टा P1 वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2m इंटू यू प्लस बी या v प्लस यू, कुछ भी लिख लीजिए, है ना आप, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या है कि m क्या माना है, m इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। हमने एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो कितना मान लिया है, m मान लिया है, राइट। चलिए, डेल्टा P2 सिमिलरली कितना हो जाएगा, 2m इंटू u माइनस, इतना हो जाएगा। अच्छा, हमें निकालना है रेट, हमें निकालना है रेट। अब रेट मतलब एक तो कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, है ना, एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल, तो रेट निकालना पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल जो है टकरा रहे हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एक सेकंड के अंदर पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं ये देखना है, उसी से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। ये तो एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम आया, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या आया है जो मैंने लिखा है डेल्टा P1 डेल्टा P2, ये डेल्टा P1 आगे वाले गैस के मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P2 क्या है, पीछे वाले गैस के मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यानी एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द रेट एट विच द मॉलिक्यूल्स आर हिटिंग द प्लेट, राइट। अच्छा, तो एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो एक सेकंड में कितनी लेंथ कवर कर रहे होंगे, ये u प्लस बी। आगे वाले की देखें तो कितनी लेंथ कवर कर रहे होंगे एक सेकंड में, u प्लस बी, और पीछे से कितनी लेंथ कवर कर रहे होंगे, u माइनस बी। अगर एरिया a है तो कितनी वॉल्यूम पर सेकंड हो गई, तो वॉल्यूम पर सेकंड हो गई a इंटू रो इंटू, तो मतलब वो मास, अगर आप रो मतलब इसको ले लीजिए a इंटू यू प्लस वी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी वॉल्यूम पर सेकंड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मास कितना, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इंटू रो इंटू यू प्लस वी, एक का रेट हो गया, दूसरे का रेट हो गया a इंटू रो इंटू
u माइनस वी। ठीक है, तो मैं रेट को लिख दे रहा हूं r1 आगे वाले के लिए और r2 पीछे वाले के लिए। ठीक है, सो r1 मेरा हो गया, मैंने प्लेट एरिया a मान लिया है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि हमें ना प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, इसलिए हमारे लिए चीजें और भी इजी हैं। a इंटू रो इंटू यू, राइट। चलिए, तो अब हमारा जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा P1 इंटू A1, दैट विल बी फोर्स ऑन वन। फोर्स ऑन वन कितना हो जाएगा, डेल्टा P1 इंटू R1, और F2 कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा P2 इंटू R2, यही हो जाएगा। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर एट 1 कितना हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एरिया से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको मिल गया 2m रो इंटू यू प्लस बी का होल स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, P2 2m रो इंटू यू माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो, बात को देखो कि ये जो प्लेट चल रही है और गैस के मॉलिक्यूल इस पे कैसे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, ये जो है ये सब P1 है। ठीक है ना, ये सब जो है ये P1 है और ये सब जो है ये P2। तो नेट जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा P नेट, वो क्या होगा, P नेट होगा P1 माइनस P2। ठीक है, तो आप इसको 2m रो कॉमन आ जाएगा, u प्लस वी होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 4ab हो जाएगा, है ना। तो इट विल बी इक्वल टू इंटू 2uv, राइट। तो इसको आप बेसिकली कह सकते हो 4m रो uv, ऐसे कह सकते हैं, राइट। अब देखो जरा पहला क्वेश्चन, पहला इसका ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू uv। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया हमारा कि जो प्रेशर आ रहा है ट्रेलिंग और इसमें किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, uv के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डेल्टा p बोल दूं, p नेट या डेल्टा p, तो आपको दिख रहा है कि p नेट इज प्रोपोर्शनल टू uv। ठीक है, एक चीज यहां पे ठीक हो गई। दूसरी चीज देखिए, एट द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट ऑल टाइम्स। ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शुरू में ही दे दिया कि इसके ऊपर क्या लगा रखा है आपने, एक कांस्टेंट फोर्स F लगा रखा है। तो ये तो v वेलोसिटी जो है एक्सेलरेट करेगी, v वेलोसिटी चेंज करेगी, एक तो फोर्स लगा हुआ है। दूसरी बात ये रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है किसकी, देखो आप प्लेट चल रही है किधर, देखो आप देखो डायग्राम जो मैंने बनाया है इसमें देखो प्लेट चल रही है राइट हैंड साइड की तरफ, और प्रेशर की वजह से जो गैस है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है वो किधर आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। यानी इसको ये रिटार्ड भी कर रहा है, इसके नेट फोर्स को कम कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो एयर रेजिस्टेंस है, एक तरीके की क्या है, ड्रैग है, एक तरीके का रेजिस्टेंस फोर्स है जो एयर या गैस जो है इसको प्रोवाइड कर रही है। तो ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन से तो नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। तो इसलिए 2 वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, एट ए लेटर टाइम एक्सटर्नल फोर्स F बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्स। अब आप देखोगे रेजिस्टिव फोर्स जो है ये जैसे जैसे चलेगी v की वैल्यू बढ़ेगी, पहले तो v की वैल्यू को ये बढ़ाएगा, है ना। अच्छा, v की वैल्यू को ये बढ़ाता चला जाएगा रेजिस्टिव फोर्स, पहले फोर्स ज्यादा थी, रेजिस्टिव फोर्स कम थी। अब आप ये समझो ना कि ये जो नेट प्रेशर की वजह से, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आ रही है, यही रेजिस्टिव फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, 4m रो uv है। तो अभी हम ये समझ रहे हैं u इंटू v के प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे शुरू में तो क्या है, फोर्स ज्यादा है आपकी और रेजिस्टिव फोर्स कम है, बट हल्के हल्के क्या होगा, जैसे जैसे v बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लेट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, प्लेट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, तो प्लेट को एक्सेलरेशन मिल रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ एक चीज और खराब हो रही है, वो क्या खराब हो रही है कि वेलोसिटी तो जितनी आप बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के है, प्लेट की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना फोर्स लगा के आप वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो उतना रेजिस्टिव फोर्स अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। तो थोड़ी समय के बाद क्या होगा कि फोर्स तो आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ बढ़ के फोर्स के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स बराबर हो जाएंगे, यानी नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही नेट फोर्स जीरो हो जाएगा वैसे ही एक्सेलरेशन
जीरो हो जाएगी और प्लेट जो है किससे चलने लगेगी, टर्मिनल वेलोसिटी से चलने लगेगी। ये आप लोगों ने बहुत जगह वर्ड पढ़ लिया होगा अब तक तो, है ना, कि जब कभी भी फोर्सेस लगते हैं तो अगर फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो प्लेट किससे चलेगी, फिर टर्मिनल वेलोसिटी से चलेगी। तो हमारी बात जो है वो सी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। और डी वाला ऑप्शन, द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू बी, ये तो जैसे ही हमने डिराइव किया था वैसे ही ए और डी डिराइव हो गए थे। तो हमारा ए, सी और डी तीन ऑप्शन जो हैं ठीक हो जाते हैं। तो मैं इसमें लिख भी दे रहा हूं क्योंकि आपके पास ये नोट्स अभी पहुंच जाएंगे तो आप बाद में पढ़ भी लोगे कि आफ्टर सम टाइम फोर्स विल बैलेंस resistive force and F net is equal to 0, therefore A net is equal to 0। hence हम लिख सकते हैं, ये इसमें पूछा नहीं गया बट आगे कभी पूछा सकता है, plate will move with terminal velocity, plate will move with terminal velocity। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और काफी लोगों से जब ये प्रॉब्लम आई थी उस समय पर इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ही हिट हुआ था ये किस तरीके से सॉल्व होगा। राइट, तो ए, सी, डी इसके जो हैं तीनों ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफी मैंने डिटेल में इस क्वेश्चन को आपको समझाया है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2017 का ही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ह्यूमन बॉडी हैज ए टेम्परेचर ऑफ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी ह्यूमन बॉडी का एरिया कह रहे हैं ये, मान लो आप 1 मीटर स्क्वायर है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 केल्विन अबव द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है T, उसको आप क्या मान लो, उसको आप T0 प्लस 10 मान लो, उसको आप क्या मान लो, T0 प्लस 10 मान लो। ठीक है, एंड रूम टेम्परेचर T0 को इन्होंने दिया हुआ है 300 केल्विन। ठीक है, और ये कह रहा है फॉर 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ सिग्मा T0 की पावर 4 जो है वो 460 वाट पर मीटर स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यानी ये भी मोर देन वन चॉइस करेक्ट है और हमें चारों ऑप्शन इसके एक एक करके देखने पड़ेंगे कि कितने ऑप्शन इसके जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने में, या जब कभी भी हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, जैसे अभी तो जो लोग इस साल एडवांस दे रहे हैं उनके लिए तो टाइम अब 10 दिन का ही है, उनको तो ये बात अभी समझ लेनी चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ उतनी बस बात ध्यान रख लें। जो लोग अभी 12th में है वो लोग रिविजन कर भी सकते हैं। जब कभी भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को देखते हैं या हम स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को देखते हैं, तो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ तब लगती है जब आपका टेम्परेचर बिटवीन द सराउंडिंग्स एंड द बॉडी इज लार्ज। राइट, न्यूटन लॉ जो है वो छोटे टेम्परेचर्स के लिए अप्लाई करी जाती है और सभी को, मुझे लगता है कि मैंने तो अपने सारे बैचेस में जो है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से न्यूटन लॉ डराइव करना सिखाया है। ठीक है, तो बहुत बार IIT JEE एडवांस उसी क्रिटिकलनेस पे ही क्वेश्चन बनाता है, एक बार नहीं, मैं मतलब पता नहीं कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो JEE एडवांस में आए होंगे जिसमें जब स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से न्यूटन लॉ को डिराइव किया जाता है, वो जो ट्रांजिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, और हम लोग बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है भैया सिग्मा EA T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है माइनस d थीटा बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। इस तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं और हमको बीच का ट्रांजिशन भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उस बीच के ट्रांजिशन को पकड़ के ले आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है कहीं ना कहीं बीच के उस ट्रांजिशन को पकड़ के लेके आया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। Reducing the export surface area of the body, that is by curling up, allows a human to maintain the same body temperature by reducing the energy lost by the radiation। ठीक है, चलिए अब इस बात को समझने के लिए बेसिकली हमें अब हीट लॉस देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप जैसा देख रहे हो, जैसा यहाँ पर मैंने लिख दिया और क्वेश्चन में भी लिखा है T इज इक्वल टू T0 प्लस 10, मतलब जो बॉडी है और सराउंडिंग है उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा है, 10 केल्विन का कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जब हम 1000-2000 केल्विन की बात कर रहे होते हैं उस समय पे बात अलग होती है, बट 10 केल्विन, 5 केल्विन, 20 केल्विन, 30 केल्विन, इसका कोई टेम्परेचर डिफरेंस को बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाता है जब कभी हम इसको लॉ को यूज करते हैं।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपने जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा है, P या H जो भी आप लोगों ने पढ़ा हो, जो सिंबल आप लोग लिखते हो, E तो बन ही ले रहे हैं हम इसका, तो हम लिखते हैं सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, लिखते हैं पहले। अच्छा, और मेरा T क्या है? T है मेरा T0 प्लस डेल्टा T। ठीक है, T0 प्लस डेल्टा T। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिराइव कर दूं पूरा, कि मैं इसको ऐसे लिख दूं सिग्मा A T0 प्लस डेल्टा T की होल पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, इसमें से मैं T0 को कॉमन निकाल लूं और फिर मैं इसको जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से खोल दूं, तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे इसको सॉल्व करके जो मिलेगा वो मिलेगा 4 सिग्मा A T0 क्यूब डेल्टा T, और डेल्टा T, चलो डेल्टा T लिख देते हैं, डेल्टा T, और इसको फिर मैं T माइनस T0 लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा 4 सिग्मा A T0 क्यूब्ड इंटू T माइनस T0, राइट। तो ये आता है, ये आप इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें आप इसी को आप T0 बाहर निकाल लीजिए और फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज होगा। तो पहली बात करते हैं रिड्यूसिंग द कलेक्टेड एरिया, ये जो है लॉस्ट। अब आप देखिए, जब आपको सर्दी लगती है तो आप क्या करते हो? ऐसे कर लेते हो बिल्कुल, है ना, या एकदम ऐसे अपने आप को सिकोड़ लेते हो। तो उसमें क्यों करते हैं? ये तो नेचुरली हम लोग सीख जाते हैं, एक्विंट हो जाते हैं लाइफ में, है ना। बट इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो हमारा जो एरिया बॉडी का जिससे हीट रेडिएट हो रही थी, जिससे हमें ठंड लग रही थी, वो कम हो जाता है, और उसको कम होने की वजह से हीट लॉस बॉडी से कम हो जाता है। जब हीट लॉस बॉडी से कम हो जाएगा तो आपको ठंड लगनी कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल फंडा है, जो लोग एक्विटेंस लाइफ के साथ साथ, इसे कहते हैं स्किल्स जो होती हैं, या एडॉप्शन जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ जो है सीख जाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दूसरी बात कहता है कि इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली देन द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी शुड शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ। ये तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अपोजिट हो गया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहती है? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहती है लैम्डा m into t is equal to constant। वो कहती है कि अगर वेवलेंथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, और ये कह रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी इसकी बात गलत है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड इज क्लोज टू 60 जूल्स। 1 सेकंड में हीट जो इतनी होगी वो क्लोज टू 60 जूल होगी। तो इसको देखते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने ये बेटा कैलकुलेट कर लिया है कि P की वैल्यू है, अब देखो जरा यहाँ पे बेटा, 4 सिग्मा A T0 टू द T0 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा T0 की पावर 4 दिया हुआ है और हमारे पास सिग्मा T0 क्यूब्ड है। तो हम इसको T0 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं तो हम लिख लिया 4, एरिया ऑफ द बॉडी है हमारी 1 इंटू सिग्मा T0 की पावर 4 की वैल्यू है 460। अब मैंने 460 लगा दी सिग्मा T0, अब यहाँ पे T0 क्यूब है, यानी मुझे T0 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मैंने इसको डिवाइड कर दिया 300 से। ठीक है, इनटू T माइनस T0 यानी 10। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। तो ये मेरा सॉल्व होके आ गया 4 इंटू 46, तो 6 4 24, 4 कैरी ओवर 2, 4 4 16 और 2 184 अपॉन 3, तो विच इज क्लोज टू 61। ये कितना आ रहा है? क्लोज टू 61 आ रहा है। ठीक है, और ये सी 60 कह रहा है क्लोज टू 60, तो ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन क्या कहता है? डी ऑप्शन कहता है कि इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर reduces by a small amount delta T0 which is less than T0, then the to maintain the same body temperature living room human body radiates। ये तो हमने पहले ही डिराइव कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा जो है वो सही हो गया। तो इसमें फिर से 3 ऑप्शन सही हो गए, ए, सी और डी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने एक एक स्टेप इसमें क्लियर करने की आपको कोशिश की है कि आपको एक एक बात इसमें समझ में आ जाए, और मैंने राय आपको यही दी अपनी कि अगर जो 12th के बच्चे कुछ अगर इस समय इस सेशन को बाई चांस देख रहे हैं
और उन्होंने न्यूटन्स लॉ को स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से डिराइव करना नहीं सीखा है, तो आज ही 15 मिनट लगा के सेशन के बाद उसको सीख लीजिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग तो मिलते रहेंगे हमेशा, है ना, मतलब जो 12th पास जो बच्चे इस समय जेईई एडवांस दे रहे हैं वो तो अभी सब आईआईटी में चले जाएंगे भगवान करे, तो बाकी जो जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं वो हमें मिलते रहेंगे। तो ये मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जेईई एडवांस में आए हुए जो इस ट्रांजिशन से फॉर्म हुए। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है, ये भी 2017 है, कह रहा है कि a liquid of radius 10 to the power -2 meter having surface tension 0.1 upon 4 pi Newton per meter divide itself into k identical drops। बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि हर बच्चा का करा हुआ ये क्वेश्चन होता है ना, और मुझे लगता है कि छोटे से छोटे मतलब स्कूल तक में, मतलब अच्छे स्कूल तक में ये क्वेश्चन करा दिया जाता है ना। k identical drops in the process, the total change in the surface energy delta U is 10 to the power -3 joule if k is equal to 10 की पावर अल्फा, then अल्फा is। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये, हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि जब कभी भी एक ड्रॉपलेट बहुत सारी ड्रॉपलेट में ब्रेक होती हैं तो उसका टोटल वॉल्यूम जो होता है वो कंजर्व होता है, टोटल मास जो होता है वो कंजर्व होता है। तो डेंसिटी सेम है तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम कंजर्व कर बोल सकते हैं। तो मैंने लिख लिया ऐसे कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब्ड, जो बड़े ड्रॉप की रेडियस है, इज इक्वल टू के इंटू के ड्रॉप्स बन गई छोटी वाली, तो 4 पाई इंटू पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो बड़ी वाली वॉल्यूम इक्वल टू के टाइम्स छोटी वाली वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें जो आ गया रिजल्ट वो ये आ गया भैया हमारा कि r इज इक्वल टू के की पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और हम सब लोग ये जानते हैं जो हमारी जो सरफेस एनर्जी है डेल्टा यू, जिसको हम डेल्टा यू बोलते हैं, वो होती है हमारी सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू डेल्टा ए, या अगर हम एस लिख रहे हैं तो एस डेल्टा ए। यहाँ पे एस दिया हुआ है तो हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे अलग अलग किताबों में सरफेस टेंशन के अलग अलग सिंबल दिए होते हैं, बट जो क्वेश्चन दे वही पैरामाउंट है ना। चलिए तो देखते हैं जरा डेल्टा यू क्या हो गया, एस इंटू डेल्टा ए। तो एक जाहिर सी बात है बेटा, देखो कि एक छोटी सी ड्रॉप थी, उसका कुछ एरिया था, वो बहुत सारी ड्रॉप्स में बढ़ गई तो एरिया बढ़ ही गया है ना, और उस एरिया के बढ़ने की वजह से जो एनर्जी हमारी रिलीज हुई उसी को हम लोग सरफेस एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, तो कूलिंग हो गया कहीं ना कहीं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उसमें तो अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि वो थ्योरी की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। सो के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो हमें दी है वो हमें दी है 10 की पावर -3 जूल्स। ठीक है, सो ये हमारी हो गई भैया, ये हमें दे दिया है इसने k की पावर। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको 4 पाई s तो बाहर ही निकाल दूं मैं। अच्छा, आर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं, क्या कहते हैं, k की पावर स्मॉल आर स्क्वायर को लिख दूं, ऐसे लिख दूं k स्क्वायर माइनस k की पावर, नहीं हम इसको कैपिटल आर हमें मालूम है ना, तो हम इसको कैपिटल आर के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैपिटल आर के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, सो k 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया मेरा k इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब आप s की वैल्यू कितनी डाल दीजिए, s की वैल्यू 0.1/4 पाई डाल दीजिए। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे कि ये हो गया मेरा 4 पाई इंटू 0.1/4 पाई, और अब आप इसमें रिलेशन लगा देंगे हम लोग, ये वाला रिलेशन आप लगा दीजिए, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप फीड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा k जो मिलेगा वो 10 की पावर जो मिल जाएगी अल्फा
जो इसको कह रहा है के को के टन की पावर अल्फा, तो अल्फा जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, तो इसको उसमें कैलकुलेशन में घुस के हम लोग अपना टाइम नहीं करते, क्योंकि इसके बाद बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको तो आप सिंपली अब पुट करके हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस अब इसमें अंदर नहीं बची है। ये आते हैं, देखिए ये बड़ा अजीब सा, पहली बार ये जो क्वेश्चन अपीयर हुआ था। अजीब सा इसलिए नहीं कि इसके अंदर कुछ अजीब सा है, 3 कॉलम की मैट्रिक्स जो थी वो पहली बार आई थी। 3 कॉलम की मैट्रिक्स जो थी वो पहली बार आई थी। 2017 से पहले 2 कॉलम की मैट्रिक्स आती थी, एक तरफ कुछ होता था, एक तरफ दूसरी चीज होती थी, और आप आराम से उसको मैच कर लेते थे। इस पर 2017 में फर्स्ट टाइम जो था 3 कॉलम की मैट्रिक्स आई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आईआईटी में जब तक आप पेपर खोलते नहीं हो, जब तक आपको पता नहीं होता कि नई चीज क्या आ जाए, तो ये जो थी एक इनोवेशन था आईआईटी का। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि एन आइडियल गैस इज अंडरटेकिंग ए साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम। एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि पीवी डायग्राम दिए हुए तो डिपिक्शन की जरूरत नहीं है नॉर्मली, वरना कोई और डायग्राम दिया होता है तो उसको फिर आपको कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो पीवी डायग्राम in column 3 of the table consider only the path from 1 to 2। इसमें सिर्फ हमें कौन से पाथ लेने हैं, 1 से 2 के ही पाथ लेने हैं। ठीक है, पाथ 1 to 2। W denotes the corresponding work done on the system. The equation and the plots of the graphs standard motions as using thermodynamic process. Here gamma is the ratio of the heat capacities at constant pressure at constant volume. The number of the moles of the gas is n। तो कोई नहीं है, नंबर वाली बात सीधी सीधी यही है, गामा Cp by Cv होता है, वो तो सबको पता है, वही है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि which of the following options is the only correct representation of a process in which delta U is equal to delta Q minus P delta V। delta U is equal to delta Q minus P delta V। ठीक है, तो इसमें तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो कोई मतलब ये तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कोई इसमें सच कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब आप देखो जरा कि फर्स्ट प्रोसेस आपको कैसा दिख रहा है। जो P वाला है, P वाला आपको आइसोबारिक दिख रहा है। P वाला आपको कैसा दिख रहा है, आइसोबारिक दिख रहा है। और P के सिवाय कोई भी आपको मतलब आइसोबारिक नहीं है, और P के सिवाय कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आए। फिर आपको S समझ में आ रहा है जो आइसोकोरिक है। S आपका आइसोकोरिक है और P आपका आइसोबारिक है। वो सिर्फ किसके लिए कह रहा है, किसको देखो, 1 से 2 को देखो। वो कह रहा है बाकी किसी को मत देखो, आप सिर्फ किस प्रोसेस को देखो, 1 से 2 के प्रोसेस को देखो। तो ये मेरा आइसोबारिक हो गया, आइसोबारिक हो गया। यहां पे मेरा प्रोसेस जो हो गया 1 2 वो आइसोकोरिक हो गया। ठीक है, 1 2 सब किसकी बात हो रही है, सिर्फ 1 2 की। इस एग्जाम इस डायग्राम में मिस्टेक भी है। तो अब हमें जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। तो अगर आप P को देखें पहले, तो P में अगर आप देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन P में वर्क डन कितना होगा, P में वर्क डन जो होगा वो कितना होना चाहिए भाई, P में वर्क डन जो होगा वो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, P इंटू V2 माइनस V1 होता है। ठीक है, तो ये P का जो है वो वर्क डन होना चाहिए। यानी P के साथ कौन मैच करेगा, P के साथ आइसोबारिक, यानी P के साथ थर्ड मैच करेगा। P के साथ कौन मैच करेगा, P के साथ थर्ड मैच करेगा। ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो P के साथ थर्ड मैच करेगा। अब वर्क डन इसका कहां पे दिया हुआ है, थर्ड का वर्क डन दिया हुआ है सेकंड में। ठीक है, ये आइसोबारिक का वर्क डन है, ये आइसोबारिक का वर्क डन है। ठीक है, तो इसलिए कैसे मैट्रिक्स कैसे मैच हुई, देखिए जरा। P के साथ कौन आया, P के साथ आया थर्ड, और थर्ड के साथ आया सेकंड। तो P के साथ आया थर्ड और थर्ड के साथ आया सेकंड, यानी ऑप्शन बन गया सी। यानी ये ऑप्शन बन गया सी। P के साथ आया थर्ड और थर्ड के साथ आया सेकंड, ये ऑप्शन बन गया सी। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Which of the following system represents a thermodynamic process that is used is correction in the determination of the sound in ideal gas। तो हमें मालूम है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो है उसको कैसा प्रोसेस माना गया है, एडियाबैटिक। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड is adiabatic।
तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो एडियाबेटिक है। ठीक है, तो अब हम देखें कि एडियाबेटिक प्रोसेस कहाँ दिख रहा है। इसमें ना बेटा एक गलती है, हमारे ऑपरेटर से गलती हुई है, ये ना इसमें ये नहीं है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये टाइपो मिस्टेक है विद्या मंदिर के टाइपिस्ट की वजह से, कोई बात नहीं है। तो ये 1 और 2 है, तो क्योंकि एरो लगा रहा है ना, तो एरो से ही समझ में आ रहा है कि वही प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको आंख बंद करके कह सकते हैं ये 1 2। तो ये आपको दिख ही रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है 1 से 2। आपको पता है एडियाबेटिक कर्व ऐसे ही होता है, स्लोप स्टीप होती है तो स्टीप स्लोप है। तो Q जो हो गया वो एडियाबेटिक हो गया, तो Q हो गया एडियाबेटिक, Q एडियाबेटिक हो गया। ठीक है, एडियाबेटिक की बात कर रहा है क्योंकि कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड की बातें हो रही हैं, तो Q एडियाबेटिक हो गया। अब एडियाबेटिक में वर्क डन क्या होता है, ये भी सबको पता है भैया कि एडियाबेटिक में वर्क डन ये होता है कि 1/γ-1 इंटू P2V2 माइनस P1V1, यानी Q फोर्थ और फर्स्ट। तो Q फोर्थ और फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए बन गया, Q4 1 ऑप्शन नंबर 1 ए हो। 18th वाला देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम R को देखते हैं, R में हमें कोई हिंट नहीं दिया गया है। अब हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये 1 2 प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आइडेंटिफाई हो गया, ये एडियाबेटिक है। ठीक है, ये नॉट आइडेंटिफाइड है, प्रोसेस नॉट आइडेंटिफाइड है, तुक्का नहीं लगा सकते, कोई डिटेल नहीं है हमारे पास, कोई फैक्ट फिगर नहीं है जो हमें बता पाए कि आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है। राइट, डी में हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि डी भैया आइसोकोरिक है, तो यानी एस जो है वो किस पे आ गया, आइसोकोरिक, ये एस हो गया हमारा। और ये तो सब लोग जानते हैं भैया कि आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो आइसोकोरिक में वर्क डन जो है वो 0 है, यानी हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, देखें जरा, एस सेकंड और सेकंड। तो एस सेकंड और सेकंड ये हमारा जो है ऑप्शन बन गया। ठीक है, सॉरी एस सेकंड और थर्ड, सॉरी एस सेकंड और थर्ड, क्योंकि वर्क डन 0 थर्ड में, एस सेकंड और थर्ड हमारा बी ऑप्शन बन गया। तो ऐसा देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। बट उस समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो तो आराम से घर पे बैठ के यूट्यूब देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है ना। एग्जामिनेशन हॉल में 3 कॉलम के मैट्रिक्स दिख जाती है, तो उस समय क्या है कि आप सब कुछ जोड़ने में अगर जरा सा भी अप डाउन कर दिया, मार्क करने में गलती होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस इसी चीज का वो एडवांटेज लेते हैं कि आप कितना काम और कूल जो हो वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हो। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 2018 पे आ गए हैं, 2017 खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे कह रहा है यूनिफॉर्म कैपिलरी ऑफ इनर रेडियस आर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू ए बीकर filled with water. The water rises to a height in h in the capillary tube above the water surface in the beaker. The surface tension of the water is sigma. ठीक है, height h हो गई, radius r हो गया, surface tension sigma हो गई. The angle of contact between the water and the wall of the capillary is theta. Angle of contact theta हो गया. Ignore the mass of the water in the meniscus. Which of the following is r true? तो सबसे पहली बात, हम जो हाइट रेस का फॉर्मूला है पॉलिस्लीज का वो लिख लें कि H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं हमारे सही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि फॉर ए मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब H डिक्रीजेज विद R। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखोगे तो यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि H इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो गया। बी कहता है फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब H इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, तो नहीं है, तो बी में H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा नहीं बना। ठीक है, सी ऑप्शन पे देखते हैं। If the experiment is performed in a lift going up with a constant acceleration, then h decreases. तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगा 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन
आर रो जी प्लस ए। तो क्या हो गया भाई, एक्सेलरेट होने की वजह से जो है हाइट जो हो गई वो कम हो गई, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या कहता है, एच इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। अब देखने से ऐसे लग जाता है एच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, बट सभी लोग शायद जानते होंगे कि जो मेनिस्कस का रेडियस होता है एच अपॉन एच इंटू आर जो होता है, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मेनिस्कस का रेडियस, कैपिलरी का रेडियस नहीं, मेनिस्कस का रेडियस। ठीक है, सो एच इंटू आर। ठीक है, चलिए, तो इसके ऑप्शन बन गए हमारे ए और सी। तो थोड़ा सा ध्यान से रखने का है, बट ये सारी चीजें सब लोग अच्छे से थ्योरी में पढ़ते हैं, है ना, मतलब हम सभी लोग, हम लोग विद्या मंदिर में सारे टीचर्स इसको अच्छे से थ्योरी में डिक्लेयर करते हैं। राइट, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस, यानी n की वैल्यू 1 है, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। ठीक है, undergoes a cyclic process as shown in the figure, where V is the volume and T is the temperature। TV ग्राफ दिया हुआ है। Which of the following statement below is are true? फिर से more than one करेक्ट है, और पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है। अब देखो जरा बहुत आराम से, 1 से 2 तो पता नहीं क्या है, बट 2 जो है हमारा वो क्लियर हमें आइसोथर्मल दिख रहा है, 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है। देन 3 भी पता नहीं क्या है, और 4th प्रोसेस भी आइसोथर्मल है। ठीक है, तो हमारा 2 आइसोथर्मल है और 3 जो है वो आइसो। अब देखिए जरा, वो कह रहा है प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो 1 आइसोकोरिक तो नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि आप देख सकते हो 1 में, 1 प्रोसेस को देखें, 1 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सो ए बात गलत हो गई। मैं लिख देता हूं कि, ऐसे लिख देते हैं कि प्रोसेस 1 वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इन प्रोसेस 1 वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बी में क्या हो रहा है भैया, देखो इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। 2 में देखो जरा क्या हो रहा है, 2 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है सबको कि 2 में क्या हो रहा है, नहीं सॉरी 2 में टेम्परेचर सॉरी 2 तो आइसोथर्मल है, 2 में वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। 2 में वॉल्यूम बढ़ रही है यानी एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम इसको कैसे, मतलब वैसे तो आपको पता होगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U तो 0 होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U 0 होगा फॉर आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी 0 हो गई, तो Q जो है वो W के बराबर हो गया। अब आप देखो कि प्रोसेस नंबर 2 में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो जब कभी भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है तो यानी Q पॉजिटिव हो गई, Q पॉजिटिव हो गई, यानी प्रोसेस ने हीट एब्सॉर्ब कर दी। ठीक है, फिर आ जाएं 4 में क्या हो रहा है, 4 में देखें, 4 में ये तो सेकंड की बात हो गई, 4 प्रोसेस में वर्क डन तो ये Q W के बराबर है, और यहाँ गैस कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया, यानी प्रोसेस ने, गैस ने हीट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो गया, Q निगेटिव हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर अगर इनिशियल टेम्परेचर से कम होता है तो इसका मतलब सिस्टम से हीट रिलीज कर दी गई है, तो ये सब नेगेटिव हो गए, तो इसलिए 4 ऑप्शन भी ठीक हो गया, ये वाला डी ऑप्शन हमारा मतलब बात सही। अब क्या बचा, अब ये बचा प्रोसेसेस 1 and 3 आर नॉट आइसोबैरिक। अब देखो आइसोबारिक अगर ये होता, ठीक है ना, तो आप सभी जानते हो PV इज इक्वल टू nRT होता है,
अगर आइसोबारिक हो तो V इज इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T, ठीक है। तो यानी हो गया V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट M इंटू T। तो दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये VT ग्राफ है ना, तो VT ग्राफ बना है, TV ग्राफ, VT ग्राफ जो भी बना है, सो VT ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन फॉर आइसोबारिक, शुड बी a straight line for isobaric, राइट। और आप ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें 1 और 2 दोनों ही स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ठीक है। और स्ट्रेट लाइन भी कैसी होनी चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, y इक्वल टू mx की फॉर्म है। तो स्ट्रेट लाइन कैसी होनी चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन passing through origin, passing through origin, straight line passing through, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, डी, सी और डी, ठीक है, क्लियर एवरीथिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। ये हमारी सम शुरू हो गई थी 2018 ना, ये थी 201। 2018 पर फिर से एक क्वेश्चन है, ये 2018 में ही आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि सभी का किया हुआ क्वेश्चन होता है, तब भी ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो नंबर हमें दिलाए वही क्वेश्चन अच्छा है, जो नंबर ना दिलाए वो कहेगा अच्छा है नहीं, तो इसलिए अच्छा है। टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ but different radii are connected in series between two heat baths kept at temperature T1 is equal to 300 Kelvin and T2 is equal to 100 Kelvin as shown in the figure. The radius of the bigger cylinder is twice that of the smaller cylinder, ठीक है। तो इसका रेडियस अगर R है तो ये रेडियस जो हो गया ये 2R, ठीक है, ये भी बात हो गई। चलिए the radius of the bigger cylinder is twice the distance, the thermal conductivity of the material conductor K1 and K2, ठीक है। if the temperature of the junction of the in the steady state is 200 कूलम, इस जगह का जो टेम्परेचर है वो 200 केल्विन है, तो K1 by K2 की बात कर रहा है। तो आपको ये पता है कि ये सीरीज में लगा हुआ है, तो जब कभी भी एलिमेंट सीरीज में लगे होते हैं तो उनके थ्रू करंट सेम होता है, तो इसका भी जो करंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो हीट करंट थ्रू बोथ द सिलेंडर्स विल बी सेम। तो पहली बात तो हम ये कह दें कि हीट करंट थ्रू both cylinders will be same, ठीक है। हीट करंट लिख देते हैं, तो पहले वाले के लिए लिख दें, क्या होता है K1 A, एरिया कितना हो गया जिसके हीट फ्लो हो रही है, पाई R स्क्वायर इंटू 300 माइनस 200 अपॉन L इज इक्वल टू K2 इंटू पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर इंटू 200 माइनस 100 अपॉन L, ठीक है। L से L कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा K1 इंटू 100 इज इक्वल टू K2 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है। तो K1 बाई K2 की वैल्यू मैंने लिख भी रखी है अपने पास, K1 बाई K2 की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। हमें K1 बाई K2 की वैल्यू शायद निकालनी थी, हाँ। सो K1 बाई K2 की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। अब जो जिस साल ये एडवांस में क्वेश्चन आया था उसमें आपको डेसिमल का भी तो इशू था, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, जैसे उस समय पर 4 भी लिख सकते थे, शायद 4.0 भी लिख सकते थे और 4.00 भी लिख सकते थे। तो ये आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा जब जेईई एडवांस आप देने जा रहे हैं, और जब उसके इंस्ट्रक्शंस हैं तो उस इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, या प्योर इंटीजर 0 से 99 के बीच में जो भी लिखा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, जिससे कि आप अपना आंसर को करेक्टली
वहाँ पे मार्क कर सकें, जैसे कि इतने सुंदर क्वेश्चन के साथ हमारे कोई भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आते हैं और अगले क्वेश्चन पे। विस्कोसिटी का क्वेश्चन है ये 2018 ही चल रही है ना, शायद 2018 का क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन ए विस्कस लिक्विड इन ए लार्ज टैंक। द हाइट h of the liquid in the tank is much smaller than the width of the tank. The floating plate is pulled horizontally with a constant velocity u naught, ठीक है, और हाइट भी इसमें दी हुई है h, ठीक है। यू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ये भी मोर देन वन करेक्ट ही है, ठीक है। तो द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले हम रेजिस्टिव फोर्स देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ जो है विस्कोसिटी की, वो कहती है F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dy, ये कहती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो इसमें अगर अपने जो हमें डेटा दिया हुआ है इसमें अगर इसको फीड करें तो ये आएगा हमारा F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए कुछ दिया था u नॉट बाई h, माइनस ईटा ए u नॉट बाई h। अब जरा देखें जरा ये क्या क्या कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है? ये एक तो कह रहा है कि भैया ऑप्शन नंबर वन, इसका ऑप्शन नंबर वन कहता है कि जो इसका रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, ठीक है। तो दिख रहा है आपको द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ प्लेट, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। द टेंजेंशियल शियर फोर्स ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद दिस, तो बिल्कुल कर रही है। द टेंजेंशियल शियर ऑन द प्लेट वेरी लीनियर विद द विस्कोसिटी, तो सारी बातें इसमें सही हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन गलत हो रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो गलत हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो सही हो गई, रेजिस्टिव फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h हो गया। तो यहाँ पे लिख दें F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, ठीक है, पहली बात सही हो गई। द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द इंडिपेंडेंट, तो F इज प्रोपोर्शनल टू a, तो दूसरी बात हमारी गलत हो रही है, ये बात गलत हो रही है। तीसरी बात लिख दें द टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या हो गई भैया? F अपॉन a, F अपॉन a क्या हो गया मेरा? माइनस तो इंडिकेटर है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, u नॉट अपॉन h, ठीक है। तो टेंजेंशियल तो जो शियर स्ट्रेस है सिग्मा कह देते हैं, सिग्मा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u नॉट के आ रही है, इसलिए ये बात सही है। द टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस इन द प्लेन लीनियरली, और ये जो देख लो शियर स्ट्रेस ईटा के भी प्रोपोर्शनल है, इसलिए डी ऑप्शन भी इसका सही होता है। यानी इसमें तीन ऑप्शन हमारे सही हो गए, ए, सी और डी। और किस पे बेस्ड है? सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे बेस्ड है, इसके ऊपर इसने कुछ भी नहीं पूछा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के सिवाय इसमें से इसने कुछ भी बात नहीं करी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये भी मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है खास इसमें, बट ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, तो n जो है वो तो 1 हो गया, गैस मोनो एटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गई वो 3 हो गई। क्वेश्चन 2018 का है। undergoes an adiabatic expansion in which volume becomes 8 types of the initial volume, यानी V2 की वैल्यू जो है वो 8 V1 है। if the initial temperature of the gas, यानी T1 जो है वो 100 केल्विन है, and the universal gas constant is equal to 8 जूल पर मोल पर केल्विन, the decrease in the internal energy in the joule is, ठीक है। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा, मुझे लगता है कि सभी को पता है कि डेल्टा यू NCV डेल्टा टी, ठीक है। तो n तो यहाँ 1 है, गैस मोनोएटॉमिक है, तो CV मेरा 3/2 और डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा यू जो हो गया हमारा वो सीधा सीधा 3/2 R डेल्टा टी हो गया। अब हमें डेल्टा टी निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा टी निकालने के लिए हम एडियाबेटिक गैस की इक्वेशन यूज करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम में, क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर और वॉल्यूम दिए हुए हैं। तो चलिए आइए फटाफट करते हैं इसको। तो हमें मालूम है कि T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2
V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 100 इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है। V2 मुझे पता है 8V की पावर गामा माइनस। ठीक है, अच्छा अब मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है? गामा जो है हमारा 2 प्लस एफ बाई एफ होता है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो ये हो गया मेरा 2 प्लस एफ यानी 5/3। ठीक है, सो ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो T2 हो गया हमारा 100 इंटू V अपॉन 8V यानी 1/8 की पावर गामा माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1 यानी 2/3। ठीक है, सो हो गया ये 100 अपॉन 8 की पावर 2/3। ठीक है, अब 8 की पावर 2/3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये 2 स्क्वायर हो गया यानी ये 25, यानी T2 जो आ गया वो हमारा 25 केल्विन आ गया। ठीक है, यानी डेल्टा T जो हो गया हमारा, डेल्टा T हमारा हो गया 25 माइनस 100 यानी माइनस 75 केल्विन, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना इसलिए। ठीक है, और माइनस का मतलब ये है कि डेल्टा जो इंटरनल एनर्जी है उसमें डिक्रीमेंट हुआ, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो अब हम लिख देते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू आर इंटू 75। ठीक है, और आर यहाँ पे महाशय हमसे कह रहे हैं कि 8 ले लीजिए आप, तो हम 8 ले लेते हैं, तो माइनस 3/2 इंटू 8 इंटू 75। ठीक है, तो 2 4 8 एंड 75 इंटू 4 इज 300 इंटू 2 3 इज 9, तो माइनस 900 जूल्स। तो 900 इसका आंसर है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, तो आंसर में तो आपको 900 ही लिखना था, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब आपको पता है, इंडिकेट्स डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ आपको अच्छे से चीजों को एसिमिलेट करा हुआ होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो 900 इसका आंसर आ गया। चलिए फिर 2018 में एक और क्वेश्चन हीट का ही आया है, थर्मोडायनामिक्स का, बेसिकली हीट का तो नहीं कहना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स का। देखते हैं ये क्या लेके आया है अपने साथ। ये कहता है 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, यानी N1 हो गया, मोनोएटॉमिक गैस हो गई यानी F3 हो गई, CV जो हो गया 3/3R/2 हो गया। ठीक है, गामा जो हो गया वो 5/3 हो गया, पता नहीं किसकी जरूरत पड़ेगी, सब लिख लेते हैं। ठीक है, thermodynamic process is going to the figure PV diagram shown. Assuming these 4 processes, one is isobaric, isochoric, one is isothermal, one is intermittent. Match the following. ये तो बोझ लगता है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखो थर्ड जो है, थर्ड प्रोसेस जो है वो सबसे पहले थर्ड ही दिख रहा है, थर्ड ही को पकड़ लेते हैं। मुझे थर्ड जो है आइसोकोरिक है, सेकंड जो है आइसोबारिक है, और फर्स्ट और फोर्थ में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है। फर्स्ट और फोर्थ में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है। तो आपको ये पता है कि एडियाबेटिक कर्व्स आर मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व्स, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट एडियाबेटिक हो गया और फोर्थ जो हो गया वो आइसोथर्मल हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसमें से सही आंसर देखने हैं। तो इन प्रोसेस वन जो है प्रोसेस 1 हो गया हमारा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में वर्क डन बाय द गैस इज 0, नहीं। टेंपरेचर ऑफ द गैस इज अनचेंज, नहीं। नेट हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग, यस। तो लिख देते हैं इसको, यहीं पे मैं मार्क भी कर देता हूँ इससे सभी को याद है। एडियाबेटिक आइसोथर्मल। ठीक है, और कैसे पहचाना? एडियाबेटिक कर्व्स आर मोर स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व्स। ठीक है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद है वो ध्यान कर लेंगे।
तो P की बात क्या हो गई, नो हीट इज एक्सचेंज, यानी 1 का हो गया 3। ठीक है, इसके सामने लिख देते हैं 3, ऐसे बच्चों वाला मैच नहीं करते हैं, थोड़ा बड़ों वाला मैच करते हैं। P के सामने लिख देते हैं 3। इन प्रोसेस 2 प्रोसेस में क्या है भैया, 2 आइसोबारिक है। वर्क इज डन बाय द गैसेस 0, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज अनचेंज, वर्क डन बाय द गैसेस 6 P0 V0। ठीक है, तो अब आइसोबारिक प्रोसेस में देखते हैं वर्क डन कितना आ रहा है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन देखेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, P डेल्टा V। P कितना है 3V0, सॉरी 3P0, और डेल्टा V कितना है 3V0 माइनस V0, 3V0 माइनस V0। तो वर्क डन हो गया हमारा यहाँ पे 2 और 3 6 P0 V0। तो ये इसका बन गया, ये 4 हो गया। इन प्रोसेस 3, थर्ड प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक है, तो वर्क डन 0 हो गया, ये हो गया 1। अब वैसे तो फोर्स का पता ही है क्या होना चाहिए, लेकिन तब भी चलो। इन प्रोसेस फोर्स टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स चेंज, एक तो वो बचा ही वही था और है भी वही। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ द गैस रिमेन्स चेंज। अभी देखते हैं किसमें मैच करता है, P का 3 दो ही। अब हमारे पास C और D में से हमें एक चूज करना है, Q का 4, R का 1, S का 2। तो हमारा C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं थी, ये तो बिल्कुल आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक चीजें पता हैं, फैक्ट्स भी याद हैं, तो भी आप सीधा 4-5 नंबर का जो भी ये क्वेश्चन था आप सीधा हिट कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम सबसे टिपिकल जो पेपर माना जाता है 2019 का पेपर, उस पर जो लास्ट ईयर का पेपर है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो 2019 का अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर heats a metal rod. The wire provides a constant power P to the rod. The metal rod is kept in an insulated container. It is observed that temperature of the metal changes with this. तो बेसिकली इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब रखने का सिर्फ ये हो गया यहाँ पर कि कोई हीट जो है वो वेस्ट नहीं हो रही है। जितनी हीट वायर जो पावर प्रोवाइड कर रहा है वो सारी की सारी पावर जो है वो उस रॉड को हीट करने के काम में आ रही है, और कोई मतलब नहीं है इंसुलेट इसका चैम्बर का। ठीक है, तो इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे ही आपको दिखाने के लिए एक चैम्बर बना दे रहा हूँ, ये एक चैम्बर हो गया। ठीक है, और इस चैम्बर में मान लीजिए मैंने एक रॉड लगा दी, इस चैम्बर में ये हमने एक सपोज कर लीजिए रॉड लगा दिए, और यहीं पर एक वायर भी बांधा हुआ है, जो वायर मान लो उसको क्या दे रहा है, हीट करंट दे रहा है। ठीक है, वायर जो है हीट करंट दे रहा है। यहाँ पर एक कुछ भी आप समझ लीजिए कि इस जगह पे आपने एक वायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाली वायर लगा दी जो इसको पी पावर सप्लाई करती है। तो कोई भी हीट लॉस कहीं नहीं हो रहा है, यही बात हम बेसिकली करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई हीट लॉस कहीं नहीं हो रहा है, यही बात हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए परेशान मत होइए। तो अब क्या करना है, अब हमें इसकी जो कहानी है इसको सेट करना है। राइट, अब ये थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को उससे एक्विंट करते हैं। अब टेम्परेचर दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ दिस, तो हमें सबको पता है कि जो हीट है किसी को भी सप्लाई अगर आप करते हैं Q, तो वो होती है MC DQ लिखते हैं तो MC DT लिख देते हैं। ठीक है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। C जो है क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अच्छा, M और C को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको सिर्फ हीट कैपेसिटी कहते हैं, कैपिटल C। तो C, तो DQ इज इक्वल टू CD। अगर इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मैं कहूंगा P
इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी टी बाई, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें ना अगर आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो बड़े बड़े टेढ़े सोल्यूशन दिए हुए हैं, मैं जो कर रहा हूँ कुछ सिंपल, एक मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल देखते जाओ आपका क्वेश्चन हो जा रहा है, राइट। हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है, यानी हमें सी निकालनी है, यानी सी जो हो गया वो पी इंटू डी टी बाई डी टी, यही हो गया सी, ठीक है। अब मुझे डी टी बाई डी टी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं? तो अगर आप देखो ये वाला जो हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं, कौन सा वाला, टी वाला, है ना, तो हमें ये दिया हुआ है कि टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, मैं इसको खोल के लिख दे रहा हूँ, टी नॉट प्लस टी नॉट बीटा इंटू टी की पावर 1/4, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, टी नॉट पर डिफरेंशिएशन 0, टी नॉट बीटा एज इट इज आ जाएगा, इंटू 1/4 टी की पावर 1/4 माइनस 1 यानी माइनस 3/4, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं टी नॉट बीटा अपॉन 4 टी की पावर 3/4, राइट। चलिए ये आ गया, अब हम इसको सी वाले इक्वेशन में ले जाके रख देते हैं, तो सी इज इक्वल टू पी इंटू, इसका रेसिप्रोकल रखना है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल रखना है, यानी डी टी बाई इसको रखना है, तो सी इंटू 4 टी की पावर 3/4 अपॉन टी नॉट बीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया ये 4p अपॉन टी नॉट बीटा इंटू टी की पावर 3/4, तो हमारी हीट कैपेसिटी तो आ गई। बट प्रॉब्लम ये है कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। चारों ऑप्शन जो ए बी सी डी दिए हुए हैं उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, वरना तो आंसर यही हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उससे हम टाइम निकाल लेते हैं, उसी एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वाला दिया हुआ है टी 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 एज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू दिस अपॉन टी, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि टी की पावर 1/4 इज इक्वल टू टी टी माइनस टी नॉट अपॉन बीटा टी नॉट, ठीक है। और यहां पे चाहिए हमें इसकी पावर टी 3/4, तो यानी इसको क्यूब कर दूं मैं, इसको टी की पावर 1/4 आ गई, और यहाँ पे लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पावर 3/4 चाहिए, तो इसकी क्यूब कर दूं मैं, तो मेरा जो हीट कैपेसिटी हो गई वो मेरी हो गई 4p अपॉन टी नॉट बीटा इंटू टी एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस टी नॉट अपॉन बीटा टी नॉट इंटू होल क्यूब, यही हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम अलग से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 4p टी एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस टी नॉट की होल क्यूब अपॉन बीटा टी नॉट होल क्यूब, ये है और टी नॉट बीटा बाहर है, तो ये हो गया बीटा की पावर 4 इंटू टी नॉट की पावर 4, बीटा की पावर 4 अपॉन टी नॉट की पावर 4। अब देखो जरा इसमें कौन सा आंसर हमारा बन रहा है, बीटा की पावर 4 टी नॉट की पावर 4, हमारा ये वाला आंसर बन गया 2, ठीक है। तो आपको जो और तरीके जिसमें भी जो भी दिखाई दे रहे हो इधर उधर, वो सबसे बेस्ट तरीका, सिंपल तरीका, इसमें कोई हाई फाई मैंने मेथड यूज नहीं करा, कोई चीज मैंने लेके नहीं आया, मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, कैपिलरी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखते हैं ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.2 रेडियस इज मेड बाय जॉइनिंग टू कैपिलरी T1 एंड T2 of uniform material having contact angle 0 degree and 60 degree.
respectively. The capillary tube is dipped vertically into water into different configuration 1 and 2 as shown in the figure. Which of the following options is are correct? ये भी more than one correct है. Surface tension of the water is 0.075 जो हमेशा होती है. Density of water is 1000 kg per meter cube, ये भी हमेशा होती है. और G is equal to 10 meter per second square, ये भी हमेशा होता है. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है और बहुत सिंपल बेसिकली कैलकुलेशन जो है इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ खास नहीं है. तो हम सभी लोग, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि h की वैल्यू जो होती है, इसमें सरफेस टेंशन को क्या लिया होगा, कुछ नहीं लिया होगा, ठीक. सो 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन r रो g लिख सकते हैं, ठीक है. तो h1 के लिए अगर मैं कहूं कि h1 मेरा कितना होगा, तो h1 मेरा हो गया 2 इंटू सिग्मा मेरा है 0.075 है ना, 0.075 इंटू कॉस थीटा यानी cos 0 1 हो जाएगा अपॉन रेडियस इसकी जो हमें कैपिलरी की रेडियस 0.2 मिलीमीटर दी हुई है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डेंसिटी 10 की पावर 3 यानी 1000 इंटू जी यानी 10. तो देखिए जरा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये आ गया मेरा 7.5 सेंटीमीटर. H1 जो मेरी आ गई वो आ गई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है. अब H2 अगर मुझे लिखना है तो H2 मेरा कितना होगा, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ cos 0 की जगह क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, ठीक है. तो मैं वैसे लिख देता हूँ 2 इंटू 0.075 इंटू cos 60, और सभी जानते हैं cos 60 1/2 होता है अपॉन 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10. तो बेसिकली ये cos 60 इसका हाफ हो गया है, तो ये 3.75 सेंटीमीटर जो है हमारी ड्रॉपलेट यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं. फर्स्ट केस में कह रहा है फॉर केस 2 देखें जरा, ये वाला केस 2 है. The capillary joint is 5 centimeter away from the water surface, ठीक है. The height of the water column mixed rise in the tube will be 3.75 centimeter. तो देखिए हाइट कितना है 3.75 और जॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर है, इसलिए इसको उठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप मतलब मेरा बात समझने की कोशिश करिए. मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर है और आपको राइज कितना कराना है, सिर्फ 3.75 कराना है, तो इसलिए ये राइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है. दूसरा देखते हैं. द करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम रेज इन द ट्यूब ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर कंबाइंड इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस. तो बिल्कुल होगी डिफरेंट, है ना, क्योंकि दोनों की आपने अलग अलग हाइट निकाली हुई है, इसलिए दोनों का जो आएगा वो अलग अलग आएगा ही, ठीक है. तीसरी बात कह रहे हैं फॉर केस 1 इफ द जॉइंट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस 7.5 सेंटीमीटर हाई लाई करेगी. ये जो है ये 8 सेंटीमीटर है और हमें उठाना कितना है, हमने H1 कितना निकाला है, 7.5 निकाला है, इसलिए 7.5 उठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं आएगी. तो इसलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाता है. फोर्थ वाला देखते हैं. फॉर केस 1 द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर. यहीं पे बात गड़बड़ हो गई. जैसे ही 5 सेंटीमीटर देखा वहीं पे बात गड़बड़ हो गई, क्योंकि फर्स्ट कैपिलरी का वाटर लेवल कितना राइज होना है, 7.5 सेंटीमीटर राइज होना है, और कैपिलरी का जॉइंट कहाँ पे दे दिया आपने, 5 सेंटीमीटर पे दे दिया, तो बात गड़बड़ हो गई. तो इसलिए डी वाला या सी वाला या फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, यानी इसके तीन ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्कोर कर सकते हैं हम इसमें, इसलिए मेरे लिए अच्छा है. ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है और देखते हैं क्या कह रहा है. ये कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल, ये फिर सब कुछ ना डेटा वैसे ही आ रहा है एक साथ. देखो N1 है यानी आईटी का फेवरेट है ये सब. मोनोएटॉमिक गैस F3 हो गई, CV3/2R हो गया और गामा 5/3 हो गया, ठीक है. देखते हैं क्या क्या काम में आता है. गोस हुए थर्मोडायनामिक साइकिल है शोन इन द वॉल्यूम, ठीक है. चलो अब देखो जरा साइकिल को पढ़ो. 1 से 2 गए तो क्या हो गया, 1 से 2 गए, तो 1 से 2 जा रहे हैं. तो देखिए जरा इस लाइन को आप बढ़ाइए, कहां से पास हो गई, ओरिजिन से.
ठीक है, ग्राफ कौन सा है, VT, अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। और देखो जरा 3-4 लाइन भी कहाँ से पास हो गई, ओरिजिन से। ठीक है, अच्छा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े हों, एक बार फिर से बता देते हैं। PV इज इक्वल टू NRT है, हमें VT का ग्राफ प्लॉट करना है, तो V हो गया मेरे पास NR अपॉन P इंटू T, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसलिए प्रोसेस नंबर 1-2 आइसोबैरिक है, 2-3 सबको दिख रहा है आइसोकोरिक है, 3-4 अभी हमने फिर से देख लिया कैसा है, आइसोबारिक है, और 4-1 फिर से कैसा है, आइसोकोरिक है। तो ये तो प्रोसेस के नाम हो गए कि कौन सा प्रोसेस क्या हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कैलकुलेशन देखनी है। अब थर्मोडायनामिक साइकिल एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, बिल्कुल गलत बात हो गई। इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, आइसोबारिक और आइसोकोरिक हैं, एडियाबैटिक नहीं है, इसलिए आपकी थैंक यू हो गई। द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1-2 and 3-4, 1-2 and 3-4 इज दिस, इसको निकाल लेते हैं। वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज दिस एंड रेट ऑफ रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अब इसको काम शुरू कर देते हैं, कैलकुलेशन शुरू करी जाए इसमें, तो थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि डेटा भी देखना है। चलिए, द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1-2 प्रोसेस मैंने आपको बताया कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो Q12 जो होगी वो होगी NCP डेल्टा T। क्या होगी, NCP डेल्टा T। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ NCP वगैरह भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दो तो गैस सेम ही है, तो आपको वैल्यू फीड नहीं करनी है, NB वैल्यू फीड नहीं करनी। डेल्टा T देखते हैं 1 से 2 में क्या हो रहा है। 1 पे टेम्परेचर है T0 और 2 पे टेम्परेचर है 2T0, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2T0 माइनस T2T0, तो बेसिकली ये हो गया NCP T0, NCP T0। और फिर कब से देखनी है, 3-4 देखनी है, 3-4, तो Q34 भी NCP डेल्टा T है क्योंकि आइसोबारिक ही है, तो ये हो गया मेरा NCP। अब यहाँ पे देखिए जरा 3-4 पर टेम्परेचर क्या आ गया है, 4 पे टेम्परेचर हो गया T0/2 और 3 पे टेम्परेचर है T0, तो T0/2 माइनस T0, यानी ये हो गया माइनस NCP T0/2। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अब वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर इन 1-2 and 3-4 इज मॉड ऑफ Q12 अपॉन मॉड ऑफ Q34, विच इज इक्वल टू NCP T0, मॉड लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन NCP T0/2, तो बेसिकली ये हो गया 2, और ये भाई साहब कह रहे हैं 1/2, इसलिए इनकी बात फिर से गलत हो गई है। ठीक है, 2 कहते तो इनकी बात सही होती, बट 1/2 क्या है, गलत है। चलिए सी देखें, थर्ड देखें, वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक साइकिल 1 2 3 4 1 इज, अच्छा तो फिर थर्मोडायनामिक साइकिल 1 इसमें वर्क डन निकाल लेते हैं। तो भाई वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 यानी P डेल्टा V, तो इसमें तो हमारे पास ग्राफ जो है वो VT है, तो P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, है ना, NR डेल्टा T लिख सकते हैं, N 1 है, R R है, और 1 से 2 जाने में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो T0 है, तो ये वर्क डन हो गया RT0। ठीक है, W12 हो गया, W230 हो गया क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, W34 फिर NR डेल्टा T, ये हो गया 3 से 4 जा रहे हैं तो कंप्रेशन भी हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो ये हो गया मेरा माइनस NR, NR तो R ही है, N1 है, इंटू T0/2। ठीक है, और W41 हो गया 0 क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, सारे प्रोसेस का वर्क डन आ गया।
तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? तो टोटल वर्क सबको ऐड कर दीजिए, तो RT0/2 क्या हो गया? RT0/2। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हाफ RT0 है? बिल्कुल है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है, अब क्या पूछता है? द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 1-2 एंड 2-3। तो 1-2 का हीट ट्रांसफर तो हमने निकाल लिया था, एनसीपी T0 था, और अब हमें कब कहाँ का निकालना है? 2-3 2-3 2-3। ठीक है, तो Q23 is NCV delta T because it is an isochoric process। ठीक है, सो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें Q12 और अब Q23। तो Q12 अपॉन Q23 इज इक्वल टू N12 तो हमारा आइसोबैरिक है ना, NCP डेल्टा T अपॉन NCV डेल्टा T। तो CP अपॉन CV बचा, और सब लोग जानते हैं CP अपॉन CV क्या होता है? गामा होता है, जो कि कितना होता है? 5/3 होता है। तो बहुत बढ़िया, आपका जो हीट का रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 5/3 आ गया। तो काम करना है क्वेश्चन के अंदर, है ना? ऐसा तो भाई JEE एडवांस का पेपर है, तो ऐसा तो नहीं लगता फ्री में नंबर मिले, काम करना है। बट अगर आपको बेसिक चीजें बिल्कुल ठीक है तो आपका आंसर हंसते हंसते जो है वो आ रहा है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है ना? चलिए आगे देखते हैं। यंग मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन, यंग मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच एंड लेंथ √3 मीटर एंड 1 मीटर। दोनों का एरिया सेम है, इसकी लेंथ √3 है, इसकी 1 है। ठीक है, the other end the wire fixation the angle of the copper is 30 degree and 60 degree, the illumination in the wire delta LC and the steel is delta LS, then delta C then one of the copper of the wire is this and this respectively। ठीक है, चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें टेंशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ टेंशन मेरी T1 हो गई और यहाँ टेंशन मेरी T2 हो गई। ठीक है, तो आप एक तो जैसे अगर इसका FVD बनाएं तो ये इसका वेट W हो गया, ये टेंशन आपकी T1 है ना, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 हो गया। तो T1 cos 60 और ये हो गया T2 cos 30। ठीक है, और इधर हो गया मेरा T1 sin 60 और इधर हो गया मेरा T1 sin 30। ठीक है, तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं? इसको अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर ले जाते हैं, और इक्विलिब्रियम पर ले जाके देखें तो देखेंगे T1 sin 30 इज इक्वल टू T2 है ये ना, T2 sin 30 इज इक्वल टू T1 sin 60। ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए। T2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू T1 इंटू √3/2। तो T2 इज इक्वल टू T1 √3। T2 इज इक्वल टू T1 √3। रिलेशन आ गया। और अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखें तो हम लिख सकते हैं कि T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हो गया मेरा T1 प्लस T2 √3 इज इक्वल टू 200। अच्छा, √3 इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, T2 की जगह डाल देते हैं T1 √3, तो T1 3 T1 4 T1 इज इक्वल टू 200। सो T1 इज इक्वल टू 50 एंड T2 इज इक्वल टू 50 √3। ठीक है, इंडिविजुअल टेंशन आ गई, पता नहीं कितनी जरूरत है। ठीक है, अब हमें डेल्टा LC बाई डेल्टा ये निकालना। ठीक है, तो आपको हमें किसी में भी पता है, किसी भी जो हमारा इलास्ट्रेशन होता है कि डेल्टा L जो होता है वो होगा क्या? T मतलब टेंशन इनटू L अपॉन A।
ठीक है, यही होगा। तो अब हम इसको क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं कि इन दोनों के रेशियो को y इज इक्वल टू टी अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो चलिए, सो डेल्टा एल कॉपर अपॉन डेल्टा एल स्टील, यही फाइंड करना है ना, डेल्टा एल कॉपर अपॉन डेल्टा एल स्टील, डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू, कॉपर वाला कौन सा है हमारा, कॉपर वाला ये T1, ठीक है, तो इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू Y2 अपॉन Y1। ठीक है, तो हालांकि टेंशन इंडिविजुअल कैलकुलेट करने से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। तो T1 अपॉन T2 जो है वो 1/√3 हो गया, T1 अपॉन T2 जो है वो 1/√3 हो गया। L1 अपॉन L2 जो है, L1 √3 है, L2 1L है, तो √3 हो गया। और Y2 बाई Y1 जो है, एक का यंग मॉडुलस किसका कितना है, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का 1 है और स्टील का 2 है, तो 2। ठीक है, सो इसकी ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो सिंपल है ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं है, देयर इज नथिंग ग्रेट, बट आप बस लिख दो और सॉल्व कर दो, इससे अच्छी तो कोई बात भी नहीं है। चलिए, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि ए लिक्विड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ने वाला है, इसमें ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें एक जगह पे हिक है, वो अगर आपको समझ में आ गई, मतलब एक छोटी सी आप कह सकते हो कि नॉच है, जो कई बार क्या हो रहा है कि बच्चों को समझ में शायद नहीं आ रहा है, उसी में गलती हो जाती है। ठीक है, a liquid at 30 degree centigrade is poured very slowly into a calorimeter of 110 degree centigrade, यानी कैलोरी की जो टेम्परेचर है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहीं पर बड़ा बढ़िया चेंज है, क्योंकि नॉर्मली जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, मतलब जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड का टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री होता है, क्योंकि वाटर की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड का टेम्परेचर है हमारा वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है, वो 100 डिग्री है। बस यही डिफरेंस है जो आप किसी भी क्वेश्चन में करते हैं और यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज फाउंड दैट 5 ग्राम ऑफ द वाटर, 5 ग्राम वाटर जो है इवेपोरेट्स आफ्टर एडिंग। चलो यहीं तक पहले बात करते हैं। तो आपने मतलब कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल मैंने एक सेशन भी लिया था कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, तो हीट यहाँ पे देने वाला कौन है, हीट देने वाला यहाँ पे है कैलोरीमीटर, हीट का जो गिवर है वो कौन है, हीट का गिवर जो है वो है कैलोरीमीटर। ठीक है, तो हीट कौन दे रहा है, कैलोरीमीटर दे रहा है, तो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, और हीट ले कौन रहा है, लिक्विड ले रहा है, तो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। इसी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन होगा ये सॉल्व। तो चलिए, कैलोरीमीटर ने क्या करा, कुछ दिया भी हुआ है हमें शायद, द रेशियो ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक हीट विल बी। ठीक है, तो कैलोरीमीटर का हीट जो स्पेसिफिक हीट है, मैं इसको कह दूं, एक लाइन में लिख देता हूं पहले मैं, m इंटू स्मॉल c इंटू 110 माइनस 80, ये हीट गिवन हो गई, इज इक्वल टू m इंटू s इंटू 80 माइनस 30 प्लस 5 इंटू l। ठीक है, क्योंकि 5 ग्राम वाटर क्या हुआ, एवेपोरेट हुआ, 5 ग्राम वाटर क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया। अच्छा, इंटू m इंटू c मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर, इसको कैपिटल C लिख दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 30 कैपिटल C इज इक्वल टू 50 S, यानी हीट प्लस 5L, ये पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, अब यहीं पे गलती जो बच्चों से हुई है इसमें, या जो पढ़ने में हो रही है, वो ये हो रही है कि अब वो कह रहा है कि आफ्टर पोरिंग अनदर 80 ग्राम ऑफ द लिक्विड, मतलब इसी सिचुएशन पे, इस सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि जब सिचुएशन कहां पर पहुंच गई है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कैलोरीमीटर कहां से कहां आ गया, 110 से 80 पे आ गया, और लिक्विड कहां से आ गया, 30 से 80 पे आ गया। इस जगह पे क्या कर दिया गया, इस जगह पे
जो है 80 ग्राम लिक्विड को फिर से पोर कर दिया गया, ठीक है। 80 ग्राम ऑफ द लिक्विड इज इन इन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो टेम्परेचर है वो क्या कितना हो गया है, वो अब 50 डिग्री हो गया है। तो किसका टेम्परेचर भैया 50 हो गया है, तो लिक्विड का भी हो गया और कैलोरीमीटर का भी हो गया, ठीक है। तो कैलोरीमीटर के लिए लिखेंगे तो कैलोरीमीटर का हमने स्पेसिफिक हीट, मोलर नहीं, इस जो हीट है वो कितनी हो गई C, कैलोरीमीटर कितने पे था 80 पे, कहाँ पे आ गया 50 इज इक्वल टू 80 इंटू S, सॉरी 250 हो जाएगा ना, 5 इंटू 5, ठीक है। 80 इंटू S इंटू 80 माइनस 50, तो 30C इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, सॉरी 80 माइनस 50 ना, 30 तो होगा, कितना टेम्परेचर पहुंच गया 50 पहुंच गया, और पहले कितना था 30 था, सॉरी 50 माइनस 30 हो गए, 50 माइनस 30 हो गए, 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 16। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो हमें क्या निकालना है, L अपॉन S का रेशियो निकालना है। तो हमारा जो L अपॉन S का रेशियो आ रहा है वो 270, ठीक है। L अपॉन S का रेशियो जो आ रहा है वो 20, मतलब सिंपल है, कुछ नहीं करना, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर किसी को इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा जो पुराना एक लेक्चर है कैलोरीमीटर का वो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये वो चीज है जो हम सभी लोग क्लास में पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ते हैं, और उसी पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ गया है कि ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, यानी N1 जो है वो 5 है, एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस N2 जो है वो 1 है। F1 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गई वो 3 हो गई, F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गई वो 5 हो गई। सब लोग जानते हैं डायटोमिक गैस की फ्रीडम 5 होती है। Is initially at pressure P0 V0 and temperature T0 if the gas is adiabatically compressed to V0 by 4, ठीक है। अब गैस को कंप्रेस कर दिया V0 by 4 पे, और फिर आपसे ये सारी कैलकुलेशंस करवाई जा रही है, हमसे सारी कैलकुलेशन करवाई जा रही है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो गैस का मिक्सचर होता है उसकी इक्विवेलेंट गामा या डिग्री ऑफ फ्रीडम या सीपी या सीवी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, मैं ऐसी एक लाइन लिख दे रहा हूँ जिससे कि किसी को अगर 1% ना पता हो तो पता चल जाए। N1 प्लस N2 into F mixture by 2 RT और गैस की मिक्सिंग जो मानी जाती है वो आइसोथर्मल मानी जाती है, मतलब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना ही गैस एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं। ये हिडन प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना होता है, अदरवाइज ये पूरा प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो फॉर्मूला मिल जाता है वो ये मिल जाता है कि एफ मिक्सचर जो है वो हमारा हो गया N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं N1 F1 5 इंटू 3 प्लस N2 F2 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन N1 प्लस N2 यानी 5 प्लस 1, तो 15 5 20 और 20/6 यानी 10/3। तो एफ मिक्सचर जो हो गया हमारा वो 10/3 आ गया। एफ मिक्सचर 10/3 आ गया, तो अब हमारा गामा मिक्सचर हम निकाल सकते हैं जो होता है 1 प्लस 2/F मिक्सचर। सो गामा मिक्सचर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3/10, तो 6/0.10 1.6। तो गामा मिक्सचर जो हो गया मेरा 1.6 हो गया,
ठीक है, चलिए अब एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ द गैस इज 1.6, पहला ऑप्शन अपने आप ही सही आ गया, हम तो वैसे ही लिख कर रहे थे। द वर्क डन ड्यूरिंग द गैस इन द प्रोसेस इज 13 RT नॉट। ठीक है, तो अब ये एडियाबेटिक है, तो आप एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जानते हैं क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो प्रेशर वगैरह तो हमें उतना नहीं है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब हमें टेम्परेचर वगैरह निकालना है, तो अब हम कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, है ना। तो हमें एक चीज दी हुई है कि T नॉट दिया हुआ है, V नॉट की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2, और इसको 1/4 तक ले गए थे ना शायद, हाँ, V0/4 इंटू V0/4 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T नॉट इंटू 4 की पावर गामा माइनस 1 यानी 1.6 माइनस 1 यानी 0.6, यानी हम कह सकते हैं T नॉट इंटू 2 की पावर 1.2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 नॉट की पावर 1.2 की वैल्यू हमें 2.3 दे दी गई है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 2.3 T नॉट। ठीक है, T2 पता चल गया आपको। अब आप वर्क डन निकाल लीजिए, सो वर्क डन हो गया मेरा n शायद 1 है ना, नहीं सॉरी n तो 6 हो गया, 1 क्यों है, n तो 5 मोल एक गैस के हैं और 1 मोल दूसरी गैस का है, तो n तो कितना हो गया 5 + 1 6 इंटू R इंटू 2.3 T नॉट माइनस T नॉट इंटू यानी 1.3 अपॉन गामा माइनस 1 यानी 0.6, यानी ये हो गया 13 RT नॉट। ठीक है, तो देखें जरा क्या है 13 RT नॉट, वर्क डन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही हो गया, वर्क डन 2 नॉट। ठीक है, फिर थर्ड आ जाते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज बिटवीन, आफ्टर कंप्रेशन यानी फाइनल लेना है, इज बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब 18 और 19 के बीच में होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमको सबको पता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है F/2 nRT। ठीक है, अब इस केस में हमें निकालनी है, तो इस केस के लिए हमारी हो गई वो F mixture/2 इंटू N1 + N2 इंटू R इंटू T फाइनल यानी T2। ठीक है, लगा देते हैं भाई, F मिक्सचर हमने भी निकाला था, कितना था F मिक्सचर हमारा 10/3, तो 10/3 इंटू 1/2 इंटू N1 + N2 यानी 6 इंटू R इंटू T नॉट, T2 था 2.3 T नॉट, राइट। तो देखिए जरा 2 3 कट गए, तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी एवरेज 23 RT नॉट। तो 23 RT नॉट जो है वो 18 और 19 के बीच में लाई नहीं करेगी, इसलिए ये सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन जो है मेरा गलत होता है। अब फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज बिटवीन 9 एंड 10, तो अब फाइनल कंप्रेशन का प्रेशर निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि P नॉट V नॉट की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, जो हमें P निकालना है, इंटू V0/4 की पावर गामा माइनस, सॉरी ये तो पीबी की पावर गामा आएगा, नॉट -1, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू, ये तो बेसिक एडियाबेट लग गया हमारा। तो P जो हो गया मेरा वो हो गया P नॉट इंटू 4 की पावर गामा जो कि 1.6 है, तो P नॉट हो गया यानी 2 की पावर 1.6 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3.2। ठीक है, और हमें डेटा में दे रखा है कि 2 की पावर 3.2 जो है वो 9.2 है, तो यहाँ पे हम 9.2 लिख देते हैं। तो फाइनल प्रेशर जो हो गया मेरा वो 9.2
पी नॉट हो गया। तो ये शायद सही हो गया, क्योंकि वो हमसे कह रहा था कि आपका जो फाइनल प्रेशर होगा वो 9 पी नॉट और 10 पी नॉट के बीच में होगा। तो 9.2 पी नॉट आ गया, यानी 9 पी नॉट और 10 पी नॉट के बीच का हो गया। ठीक है, ये भी बात सही हो गई हमारी। ये क्वेश्चन भी हो गया, लंबा था थोड़ा सा बट अच्छा है, नंबर तो दिला रहा है कम से कम। और अब हम 2019 के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, हमारे जो टॉपिक्स हमने लिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एक ये हमें दी हुई है, एक प्रोसेस दिया हुआ है नीचे, और इसके बेस पर हमसे ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछ लिए गए। तो आप यहाँ पे देखिए जरा कि जो ये 1 से 2 गया है, ये प्रोसेस तो आइसोथर्मल हो गया, ये प्रोसेस आइसोथर्मल। और जो 2 से 3 गया है, ये प्रोसेस आइसोकोरिक। ये प्रोसेस जो हो गया वो आइसोकोरिक हो गया। ठीक है, अब हमें ये बताना है सारी कहानी इसमें, वर्क डन बाय द गैस इन सिस्टम 1 2 3। तो हम लोग सब पहले वर्क डन वगैरह निकाल लेते हैं, वर्क डन निकालना है और हीट एब्जॉर्ब वगैरह निकालनी है, वो निकाल लेते हैं। तो 1 से 2 वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए जरा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 तो कितना होता है, एनआरटी आइसोथर्मल है ना, एनआरटी ln V2 by V1। अच्छा, गैस कितने मोल कितने लिए गए हैं, 1 मोल। तो 1 इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना है, T0/3 इंटू ln V2 by V1, यानी ln 2V0 अपॉन V0। तो ये वर्क डन मेरा हो गया RT0/3 इंटू ln 2। ठीक है, W23 0 है। ठीक है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब 1 to 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। डेल्टा यू 23 इज NCV डेल्टा टी। तो मेरे ख्याल से मोनोटॉमिक गैस है ये, मोनोटॉमिक गैस है, तो CV कितना हो गया, 3R/2। तो 1 इंटू 3R/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया मेरा T0 माइनस 2 T0/3, यानी 2 T0/3, यानी RT0। चलिए अब देखते हैं क्या क्या कहता है ये। पहली बार कह रहा है वर्क डन इन द सिस्टम 1 2 3। तो 1 2 3 में सिस्टम में वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 2 3 सिस्टम में वर्क डन जो हो गया वो 1/3 RT0 ln 2 ही होगा, क्योंकि 1 2 में वर्क डन है, 2 3 में कोई वर्क डन नहीं है, इसलिए 1 का P हो गया। दूसरा कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन 1 2 3। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 2 3 में, 1 से 2 में कोई एनर्जी नहीं है, 2 से 3 में RT0 है, तो RT0 हो गई, यानी R हो गया, यानी 2 का R हो गया। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन 1 2 3। तो पूरी साइकिल में हीट एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी, Q123 will be equal to W123 plus delta U123, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो Q123 is equal to W123 कितना आ गया था मेरा, RT0/3 ln 2 प्लस RT0। सो इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो बेसिकली RT0/3 में कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 3 प्लस ln 2। ठीक है, तो देखिए जरा, RT0/3 3 प्लस ln 2, ये T, इसका ये हो गया T। और फोर्थ कहता है हीट डिस्क्राइब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस 1 2। तो 1 2 प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब है वो क्या होगी, देखिए जरा, Q12 जो होगा वो होगा W12 प्लस डेल्टा U12। तो डेल्टा U12 तो 0 है, so Q12 will be equal to W12, and W12 is equal to how much, W12 is equal to RT0/3 ln 2। ठीक है, सो RT0/3 ln 2 यानी P फिर से हो गया हमारा, तो ये आ गया। तो ये हो गया 1 का P, 2 का R, 1 का P, 2 का R, 3 का T और 4 का
3 का T और 4 का यानी फोर्थ, 1 का P, 2 का R, 3 का T और 4 का P। इसके बाद जो है हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो हमने आज उठाए थे इन टॉपिक से, लिक्विड से लेके और हीट तक, वो कंप्लीट होते हैं। इसमें लिक्विड्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया था और एसएचएम का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए हमने इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं लिया है। तो मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को हर स्टेप समझ में आया होगा। और अगर इन केस फिर भी कोई बात रह जाती है तो ये जो लिखे हुए मेरे नोट्स हैं ये अभी आप तक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, तो मैं अपनी टेक टीम को ये नोट्स दे दे रहा हूँ जिससे कि वो आपको इस तक पहुंचा दें। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2020, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर इट और दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर 2021 और 2022 एंड बियॉन्ड। सो आई आल्सो विश देम ऑल द बेस्ट कि वो सभी लोग जो हैं खूब अच्छे से अपने इम्तहान को लिखें और बढ़िया तरीके से जो है इस चीज को कंप्लीट करें। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक स्टेप लिख के एक एक कैलकुलेशन करके आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से और पूरी विद्या मंदिर फैमिली की तरफ से कि आप लोग ने हमारे साथ इस समय जुड़े और हमारे चैनल को देखा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।